आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर। आप लोगों ने जो है 5 तारीख को जब ऐसे स्टार्ट किया तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक की आपने, उसके बाद आउटलाइन बनी, कल आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सीखा है। अब आपका जो है वो बॉडी पार्ट आता है आपके ऐसे का, ठीक है। इसको हम पैराग्राफ्स कहते हैं, बॉडी के पैराग्राफ्स भी कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, जी आपके सामने मैंने एक स्कीम लिखी हुई है, इसको देखें आप। आई होप कि स्क्रीन शो हो रही है। प्लीज एनीबॉडी कंफर्म मी, एक बार मैं कंफर्म कर दें कि स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपका ऐसे होता है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन है, वो किस तरह से होती है। इस तरह जो सामने आपको स्कीम नजर आ रही है ये होती है। ऑलमोस्ट आपका 10% जो होता है आपके ऐसे का वो इंट्रोडक्शन होता है, 10% आपका कंक्लूजन होता है, बाकी जो अराउंड 75 to 80% होता है ना वो आपके बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो 80% ऐसे है वो आज आप सीखेंगे, और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अभी तक आप लोगों ने कुछ खास नहीं किया। अगर मैं ये बताऊं कि आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया तो ये बात सच होगी, ठीक है। आप लोगों को मैंने सिखाया कि स्टेटमेंट इस तरह बनानी है, आउटलाइन इस तरह आपने करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी रिसर्च, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उन चीज़ों का टेस्ट होगा तो वो अब स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, स्कूल का जो है बिल्कुल उसकी तरह चाक वाला ब्लैक बोर्ड होता था, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है ये। तो मैंने ये जो बनाई थी ना प्रेजेंटेशंस, तो उसमें डिफरेंट स्टाइल थे, मैंने कहा इसके मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने इसको बना लिया इसको। अच्छा जी, तो अब जो है ना जो आपके बॉडी के पैराग्राफ्स हैं ये आपका ऐसे का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे मुश्किल पार्ट भी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, सबसे लेंथी पार्ट भी होता है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ही करो पे आ जाए तो फिर 99% लोग फेल नहीं होगा ना, ठीक है, मसला तो ये है। अच्छा जी, तो बेसिकली अब आपके जो बॉडी के पैराग्राफ्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपका जो है नॉलेज है, आपकी राइटिंग स्किल है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, कितना कंटेंट है, कितनी आपकी रिसर्च है, टॉपिक पर कितनी कमांड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। और अगर मैं कहूँ कि आपके ऐसे में सबसे मुश्किल पार्ट जो होता है वो आपके बॉडी पैराग्राफ्स है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, क्योंकि बॉडी के पैराग्राफ्स को मैच्योर करने में, यूनिफॉर्म बनाने में, हर पैराग्राफ ऑलमोस्ट एक जैसा हो, सेम क्वालिटी के साथ हो, आप हर टॉपिक सेंटेंस को साबित करें। अच्छा, ये जो सवाल मैंने पूछा था ना कि उसका जवाब ये है कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक होता है वो आपका एस्से का होता है। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या थीसिस स्टेटमेंट आपके एस्से का होता है, टॉपिक का होता है, जबकि जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो बॉडी के पैराग्राफ का मेन सेंट्रल आइडिया और वो उसकी जगह वगैरह जो है वो स्टार्ट में होती है। तो हम चीज़ें आज इंशाल्लाह वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी, जो मेन डिफरेंस है आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि बॉडी के पैराग्राफ क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से लिखे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, आपका जो ऐसे होता है, मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी आउटलाइन होती है, जो आपकी आउटलाइन होती है उसके अंदर जो एक पॉइंट होता है ना वो एक पैराग्राफ को शो कर रहा होता है। हम ये फर्स्ट करते हैं कि कल जो आपने आउटलाइन बनाई थी गवर्नेंस क्राइसिस के ऊपर, उसमें आपने 20 पॉइंट लिखे थे टोटल मिला के, उसमें 6-7 कॉजेज, 5-6 कॉन्सिक्वेंसेज और 6-7 उसके जो आपने सोल्यूशन दिए, टोटल मिला के आपने 20 पॉइंट लिखे हैं। तो अब आपको अपने ऐसे में 20 पैराग्राफ ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट जो होता है ना वो एक पैराग्राफ को शो कर रहा होता है, जी आपने याद रखना है। प्रैक्टिस के दौरान तो मैं आपको जो है वो अलाउ करता हूँ कि आप आउटलाइन कम्प्रीहेंसिव बना लें ताकि आप आइडियाज़ अच्छे हो जाएं, रेलिवेंट चीज़ें आपके पास आ जाएं, और अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके हाथ से गुजर जाते हैं तो वो आपको बाद में याद रहते हैं। लेकिन जब आप पेपर के अंदर या कहीं मॉक दे रहे होंगे, पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो जितने पॉइंट्स आपकी आउटलाइन में उतने पैराग्राफ्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 15 पॉइंट लिख दिए और आपने जो है वो 12 पैराग्राफ कर दिए, तो आप स्ट्रेट फेल हो जाते हैं वहाँ पर आप। ये आपने ख्याल रखना है इसका, ठीक है। तो आपकी आउटलाइन के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही आपके जो है क्या कहते हैं बॉडी के पैराग्राफ्स बन जाएंगे, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर एक बंदा जो है उसके 39 नंबर आए, 38 आए, और एक बंदे के 40 क्यों आ गए, अब वो 39 पे क्यों फेल हो गया। उसकी रीज़न ये समझ आती है कि जब वो ऐसे कर रहा होगा एंड पे,
तो उसके पास टाइम नहीं बचा और उसने क्या किया कि 2 पैराग्राफ को या 3 को उसने कंबाइन करके एक बना दिया, तो वो फेल हो गया वो। या उसके जो है वो इंट्रोडक्शन, सॉरी कंक्लूजन के अंदर कोई इशू आ गया, उसका ऐसे पूरा नहीं है उसका एंड के ऊपर। तो 39 पे 38 पे लोग फेल होते हैं और उसकी रीजन यही बनती है। ठीक है, तो ये बड़ी सीरियस किस्म की मिस्टेक्स होती हैं, इसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना होता है, इनका बहुत ख्याल रखना होता है आपको। अच्छा जी, अब आइडियली जो आपका एक 2500 वर्ड का ऐसे होता है, उसके लिए कितने पैराग्राफ जरूरी हैं? देखें, जो हमारे टीचर्स हैं, हाँ उसकी तरफ आते हैं, ऐसी में उसमें हम आएंगे इंशाल्लाह। मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अभी अगली स्लाइड में। जो आपका एक आइडियली 2500 से 3000 वर्ड का ऐसे होता है, उसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स जो होते हैं वो 18 से 20 होना चाहिए, कम से कम 18 से 20 होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात कर रहा हूँ, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे में थोड़ा लेंथ शॉर्ट हो जाती है, वो हम करेंगे, उसके ऊपर बाद डिस्कस करेंगे। बट जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे जैसे अभी आप कर रहे हैं, उसके अंदर कम से कम 18 से 20 पैराग्राफ लाजमी होते हैं, आपने करने होते हैं अपने ऐसे के अंदर। इसके अलावा जो आपका पीएमएस कैसे होता है, वो पीएमएस पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो उसकी लेंथ कम होती है। अच्छा, मुझे कोई बता सकते हैं कि पीएमएस केपी में जो ऐसे की लेंथ कितनी होती है? शाबाश, जल्दी से बता दें। कुछ लोग हैं केपी से, तो मेरे ख्याल से उनको पता होगा, कि आप लोग बताएं कितनी लेंथ होती है उसकी। जो मेरा अंदाजा है वो शायद वो, हाँ बिल्कुल ठीक है, सीएसएस के लेवल कैसे होता है एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने जो है यही वाला ऐसे जो सीएसएस कैसे है वही लिखना है वहां पर। आपके पास 3 घंटे होते हैं, 100 नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन पंजाब के जो पीएमएस है उसके अंदर 2 घंटे होते हैं, और तकरीबन आपने जो है वो 1200 या 1500 वर्ड का ऐसे करना, वो शॉर्ट ऐसे हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पीएमएस पंजाब का ऐसे कर रहे हैं तो उसमें आप 12 से 14 पैराग्राफ कर सकते हैं। लाइक मैंने 2020 में जो ऐसे किया था उसके अंदर अराउंड कोई 10-11 पैराग्राफ थे और मैंने 65 स्कोर किया उसमें। अभी जो मैंने पीएमएस दिया उसके अंदर मैंने तकरीबन अराउंड 13-14 पैराग्राफ्स लिखे थे। ठीक है, तो ये आप जो है वो आइडियल, ये एक लेंथ होती है, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन सीएसएस के ऐसे में आपने कोशिश करनी है 18 तक लाजमी तौर पर अपने पैराग्राफ्स को ले जाएं। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं कि आपका जो सीएसएस और पीएमएस का ऐसे है उसके बॉडी में और ओवरऑल फर्क थोड़ा देख लेते हैं हम। सर के भी पीएमएस में एक ऐसे प्रेसी के पेपर में भी होता है शॉर्ट ऐसे। अच्छा ओके, मैं उस पर बात करूंगा। हारिस, ये आपने मुझे जब हम दोबारा क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना 3 दिन के गैप के बाद, आपने मुझे रिमाइंड करवाना ये सवाल। ये हम तब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको हम। अच्छा किया आपने ये बता दिया। अच्छा जी, आप देखें ना कि सीएसएस और बीएमएस ऐसे में थोड़ा सा फर्क जो समझना वो जरूरी ये है कि जो सीएसएस का पंजाब का ऐसे है ना, उसके अंदर जो एग्जामिनर को स्टेटमेंट्स देता है ना, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप स्टेटमेंट को फॉलो करें। ठीक है, बात को समझना है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। पीएमएस पंजाब में एग्जामिनर आपको जो स्टेटमेंट देता है वो आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको फॉलो करें। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट ना जाएं, उसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड ना करें, जो उसने कहा है वही आप लिखें। जबकि सीएसएस के ऐसे में टॉपिक्स ऐसे आते हैं, बड़े ही डाइवर्सिफाइड होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, और उसके अंदर एग्जामिनर बेसिकली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनका ऐसे आता है उनके पास, वो उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उस टॉपिक के साथ यू मस्ट प्ले विद द टॉपिक। टॉपिक के साथ आपने खेलना है कैसे, कि आपने उसको हर पॉसिबल वे से अप्रोच करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसके अंदर जितने पॉसिबल डायमेंशन हो सकती हैं कर सकती हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो आउटलाइन है वो कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, 360 डिग्री पे आपने उस टॉपिक का एनालिसिस करना है, उसके अंदर आप एडिशन भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, आपकी जो है वो आउटलाइन के अंदर 5 से 8 के बीच में 7-8 हेडिंग भी हो जाए तो वो कोई इशू नहीं है और बहुत अच्छी होती है। यानी कि बेसिकली आपके सीएसएस एसए में एग्जामिनर ये चाह रहा होता है कि आप अपने एसए को कैसे प्लान करते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, जो टॉपिक आपको दिया उसके साथ आपने किस तरह खेला है, उसके अंदर आपने क्या एडिशन किया है, उसके साथ आपने कैसे नए नए उसके अंदर एस्पेक्ट्स ऐड किए हैं। ये चीज़ें एग्जामिनर इस चीज़ को पसंद करता है, लेकिन वो चीज़ें रेलिवेंट होनी चाहिए, गैर जरूरी ना हो। जी आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा सी एस और पी एम एस ऐसे में जो लेंथ का इशू फर्क होता है वो मैंने बता दिया आपको, कि उसमें जो है वो 1200-1500 वर्ड कैसे होता है, जबकि वहाँ पर सी एस एस के अंदर 2500 वर्ड कैसे होता है। इसी तरह जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो कम हो जाते हैं, और फिर जो बॉडी के पैराग्राफ्स हैं उसकी लेंथ भी कम हो जाती है। अब जो आपका सीएसएस का ऐसे होता है ना, उसकी जो लेंथ होती है आमतौर पर मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, इट मस्ट बी बिटवीन 100 एंड 120 वर्ड्स। ठीक है, इसको 120 और 140 भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, इसको यूं कर लें कि 120 एंड 140 के बीच में आप इसको लेके आ जाएं।
जो सीसेस कैसे है जो कि आज हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, इसमें आपका जो पैराग्राफ है उसकी जो नॉर्मल लेंथ है वो नोट करने पे बस बिटवीन 120 एंड 140 वर्ड्स, इसके बीच में आपने इसको रखनी होती है। ठीक है, जबकि जो पीएमएस का शॉर्ट ऐसे होता है 1500 वर्ड का या 1200 वर्ड का, उसके अंदर जो आमतौर पर जो उसकी लेंथ होती है बिटवीन 90 एंड 100, क्योंकि 90 80 और 100 या 90 और 110 के बीच में आप इसको लेके जा सकते हैं, ये इसमें काफ़ी हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ये आपने ख्याल रखना है कि जो आप ऐसे कर रहे होंगे उसमें पैराग्राफ्स हैं वो तकरीबन सेम लेंथ के होने चाहिए सारे के सारे। मतलब कोई आपका 100 का हो सकता है, कोई 120 का, कोई 130 का, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालना आपने उसके अंदर। ऐसा ना हो कि उसको देख के विजिबली ये फर्क फील हो कि यार ये तो पैराग्राफ बहुत शॉर्ट कर दिया, इसने ये बहुत लंबा कर दिया। तो ये आपने ख्याल रखना है। आमतौर पर जो उसकी लेंथ है वो आपने मेंटेन करनी है नॉर्मल, उसकी जो एक साइजेबल लिमिट होती है ना वो आपने उसको मेंटेन करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद है कि पैराग्राफ राइटिंग जो है, अब मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका ऐसे का 80% हिस्सा है वो किसके ऊपर होता है, बॉडी के पैराग्राफ्स के ऊपर होता है, और इसके लिए आपको काफ़ी सारी जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जिसमें लास्ट पॉइंट लिखा है वो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक काम करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। अब वो जो लॉजिकल सीक्वेंस है ना, अगर आपको ठीक है तो आपके पैराग्राफ ठीक हो जाएंगे। अब यही लॉजिकल सीक्वेंस जो होता है ना वो आपके पूरे ऐसे के अंदर कोहेरेंस लेकर आता है। कोहेरेंस क्या ये होती है कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अगले से कनेक्ट हो रहा होता है, कनेक्टेड होता है, और दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, इसी तरह तमाम पैराग्राफ जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। अगर ये इसी तरह कनेक्टिविटी चलती है तो आपका लॉजिकल सीक्वेंस ठीक होता है। अगर ये कनेक्टिविटी होती है तो आपके ऐसे में कोहेरेंस आती है, और अगर कोहेरेंस आती है तो आपका ऐसे बड़ी आसानी से पास हो जाता है। अगर आपके ऐसे में कोहेरेंस ना हो तो ऐसा लगता है कि एक पैराग्राफ दूसरे से अलग है, दूसरा तीसरे से अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे होते हैं, वो आपके जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उससे कनेक्ट नहीं हो रहे होते। और अगर ऐसा हो तो फिर आपके लिए मसला है। और एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट्स के अंदर ये बार बार बात कहता है कि जो ऐसे में सबसे मोस्ट कॉमन इशू होता है वो क्या होती है, कोहेरेंस नहीं होती, लैक ऑफ कनेक्टिविटी होती है पैराग्राफ्स के बीच में। मेरे पास जो बच्चे आते हैं मतलब जो मेरे से नहीं पढ़ते, उनके ऐसे में सबसे ज़्यादा मसला जो होता है ना वो यही होता है, किसी बच्चे के ऐसे में कोहेरेंस नहीं होती। मुझे आज तक कोई एक ऐसा बच्चा नज़र नहीं आया जो मतलब मेरे से ना पढ़ा हो और उसका ऐसे मेरे पास आया और मैंने उसको देखा कि उसमें कोहेरेंस नहीं होती, उसके अंदर कोहेरेंस। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा इशू है, फंडामेंटल इशू है, इसके ऊपर आपने जो है वो ख्याल करना होता है, इसको अवॉइड करना होता है। अब इसे कैसे अवॉइड करेंगे, इंशाल्लाह आज हम इसको इस पे काम करेंगे, सीखते हैं इसको आज। अच्छा जी, अब देखें कि हमने जो पैराग्राफ है वो लिखने कैसे हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसको आपने फॉलो करना होता है कि किस तरह जो है आपका पैराग्राफ शुरू से लेकर अंत तक चलता है। जो आपने 120 या 140 वर्ड्स लिखने हैं उसके अंदर क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना, और कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कौन सी चीज़ जो है शुरू में आएगी, कौन सी बाद में, दरमियान में, किस तरह से, ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक जो आपने पैराग्राफ राइटिंग के बारे में असूल है, प्रिंसिपल है, रूल है, वो याद रखना है कि जो एक पैराग्राफ होता है ना उसका एक मकसद होता है। एक पैराग्राफ क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसको आप जो है वो आपस में इकट्ठे करके जो है वो बना देते हैं, उसकी लिमिट आप सेट करते हैं कि आपने 100 120 130 लिखने हैं, वो आपका पैराग्राफ बन जाता है। जब वो पैराग्राफ होता है तो वो बेसिकली एक आइडिया से डील कर रहा होता है। ठीक है ना, अगर आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के ख़राब होने के पीछे लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग है, तो आप इस पूरे आइडिया को एक पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। अब जब आप इस पैराग्राफ में ये आइडिया डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर आप कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते, आप इसके अंदर कोई नया आइडिया ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है कि एक पैराग्राफ जो होता है वो हमेशा एक ही आइडिया से, एक ही टॉपिक सेंटेंस से डील कर रहा होता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। और वो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, यूनिक आइडिया होता है, नया आइडिया होता है, और बिल्कुल डायरेक्ट होता है, रेलिवेंट होता है। ठीक है ना, कैसे आपने आउटलाइन बनाई, ठीक है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और उसके बाद आपने पहला पैराग्राफ लिखना है। अब आप लिखना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड पुअर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। आप कहते हैं कि लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग जो है वो एक बड़ा मसला है, इसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है। तो अब ये जो कीवर्ड है लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ये फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जो मेन आइडिया है ना उसको पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि इस पैराग्राफ में ये बात डिस्कस हो रही है।
और जो मेरे पास बच्चे ऐसे सबमिट करवाते हैं, क्या इशू होता है कि जो पैराग्राफ है स्टार्ट में पता नहीं क्या बात कर रहे होते हैं, समझ नहीं आती उनकी, मतलब वो जो आइडिया है वो नजर ही नहीं आता, उससे क्लियर ही नहीं होता कि इसमें पैराग्राफ में क्या बात होने वाली है। तो ये एक कॉमन सी मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करनी होती है। तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो बहुत ही डायरेक्ट और रेलिवेंट होता है, आपने उसको हिट करना होता है उसको, ठीक है ना। आपने जो बाकी चीजें हैं, जितना कुछ कहना होता है वो बाद में कह सकते हैं वो, लेकिन आपका जो पैराग्राफ का स्टार्ट है वो टॉपिक सेंटेंस से और डायरेक्ट होगा, ये याद रखना है। उसके अलावा आप दो पैराग्राफ के सॉरी एक पैराग्राफ के अंदर दो पॉइंट्स को जो है आप इकट्ठे नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे या तो आप फेल हो जाएंगे या फिर जो है नंबर कम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज को, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है ना, मैं उसको ऐसे पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू होता है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बेसिक मिस्टेक है ये, जो पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं आप। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है इस चीज का। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो आपने पैराग्राफ लिखना है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसका जो है बस ओपनिंग होती है, बिगिनिंग होता है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, फिर मिडिल पार्ट होता है और कंक्लूडिंग पार्ट होता है। इसी तरह जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, जो एक पैराग्राफ होता है उसके भी इसी तरह तीन हिस्से होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, जिसको आपने जो है वो फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपका पैराग्राफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें गलती करते हैं और इन पार्ट्स के अंदर आप कोई जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या इसको लिखते हुए कोई इसमें चीज़ें आगे पीछे करते हैं, तो फिर आपके पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, कौन कौन से वो हिस्से हैं जिसको आपने फॉलो करके अपना पैराग्राफ लिखना है। तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। नंबर वन, टॉपिक सेंटेंस, जो सबसे पहला सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ में वो क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है। जो सबसे लास्ट सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ में उसे कहते हैं हम लास्ट सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं उसको। जबकि इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के बीच में जो चीज़ आ रही होती है, जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है आपके पैराग्राफ का, उसको हम कहते हैं डिस्कशन पार्ट या मिडल पार्ट भी कहते हैं इसको। आर्गुमेंट पार्ट भी कह सकते हैं, डिस्कशन पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका पैराग्राफ होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, नंबर टू डिस्कशन पार्ट होता है, और नंबर थ्री आपका जो लास्ट में सेंटेंस होता है उसको कहते हैं हम कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। अब ये देखते हैं कि टॉपिक सेंटेंस कैसा हो सकता है, क्या होना चाहिए, किस तरह से। जब भी आपने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आउटलाइन के ऊपर वापस जाना है। आपने जब इंट्रोडक्शन लिख लिया है, याद रखें ये बात जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको नोट कर लें। जब आप इंट्रोडक्शन मुकम्मल कर लेते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन मुकम्मल कर लेते हैं, जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद अगली लाइन आपने छोड़नी है, अगली लाइन आपने छोड़नी है, और फिर दूसरी लाइन के मिडल से आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है। समझ आई ये बात की? यानी कि जहाँ पे जैसे आज आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा था, जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ उससे अगली लाइन आप छोड़ेंगे, फिर दूसरी लाइन जो है वो उसके मिडल से आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है। जब आपका एक पहला पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, डिस्कशन और बॉडी पार्ट, नहीं सारे पूरे पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। यूं समझे ना कि जब आप पैराग्राफ शुरू करें, पहला पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आपने इंट्रोडक्शन के बाद एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लाइन के मिडल से स्टार्ट करना है पहला पैराग्राफ। जब आपका जो है पहला पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तो दूसरा पैराग्राफ लिखने के लिए फिर अगेन उसी तरह आपने स्पेस छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है और दूसरा पैराग्राफ दूसरी लाइन के मिडल से, फिर तीसरा पैराग्राफ इसी तरह एक लाइन छोड़ के। तो मतलब ये कि प्रॉपर आपने एक लाजमी एक लाइन छोड़नी है और उसको मिडल से स्टार्ट करना है फिर आपने, ताकि ये आसानी हो देखने में, पढ़ने में कि एक पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे में पता नहीं चलता कि पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो वो फेल हो जाते हैं, डायरेक्टली फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे बच्चों को ऐसे चेक ही नहीं करता, क्योंकि वो इतनी मुश्किल होती है, पता नहीं चलता कि पैराग्राफ कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये आपने हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, तीन फिंगर्स का नहीं, मतलब ये कि आप कम से कम एक लाइन जरूर छोड़ें उसके बीच में, ताकि आसानी हो देखने में कि वाकई में जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म हो गया और अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बस आपने ख्याल रखना है इसका स्पेसिंग का। अच्छा जी, जब आपने पैराग्राफ लिखनी है, स्टार्ट करने, तो आपने जाना है वापस अपनी आउटलाइन के ऊपर। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, मैं ये फर्ज करता हूँ, मैं ये फर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने जो आउटलाइन बनाई थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उसमें जो पाकिस्तान का रीजंस बिहाइंड पुअर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उसमें आपने सबसे पहले लिखा है कि लो बजट अलोकेशन इज अ मेन रीजन बिहाइंड पुअर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ये आपका पहला पॉइंट है।
इसी को सेम टू सेम उठाना है और आप लिख देना है, ये आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम उठाना है और आपने पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है। मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी इसको हम करते हैं, एक अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ये खत्म किया इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो आपने एक लाइन छोड़ी, फिर दूसरी लाइन के आपने जो है वो मिडल से जाके स्टार्ट करना है। अब हम फर्ज करते हैं कि आप ये आउटलाइन में जो रीजंस है उसमें पहला पॉइंट क्या है कि लो बजट एलोकेशन इज a major reason for the poor education system in पाकिस्तान। जी, आपने पहला पॉइंट उठाया और उसको आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको चलते हैं हम दूसरे पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं डिस्कशन पार्ट, या आपका जो है वो क्या होता है। अच्छा, जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिख लेना है तो इसके बाद एक दो सेंटेंसेस आपने ऐड करने हैं। अब वो सेंटेंसेस किस चीज़ के बारे में होंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर वापस आते हैं। अब देखें कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है इसमें मेन आइडिया क्या है इस पैराग्राफ के अंदर? शाबाश बताएं, मुझे देखना है कि कितनी समझ आ रही है आप लोगों को। इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक सेंटेंस में क्या मेजर आइडिया है? जी बताएं, शाबाश, सब लोग बताएं अपना अपना। ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं होता यार, वो पैराग्राफ्स के बीच में होता है। शाबाश, बिल्कुल। हाँ जी, इसके अंदर जो मेन आइडिया है वो क्या है? लो बजट अलोकेशन। अब आपने क्या करना है कि जब टॉपिक सेंटेंस लिख लेना है तो टॉपिक सेंटेंस से रिलेवेंट, सॉरी, जो आपका कीवर्ड है, जो मेन आइडिया है, उससे रिलेवेंट आपने एक या दो सेंटेंसेस ऐड करने हैं। यानी कि यहाँ पे बजट का इशू है, रिसोर्सेज का इशू है, तो आप कहें कि इन एनी एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्ले अ ग्रेट रोल। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने जो आपका मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, की आइडिया है, उससे रिलेवेंट आपने एक या दो सेंटेंसेस ऐड करने हैं। ये मैंने एक सेंटेंस ऐड कर दिया, यानी कि मैंने लिखा कि इन एनी एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्ले अ ग्रेट रोल। ठीक है, विद एम्पल budget allocation, any country can have a top-notch, a top-class education system। ठीक है, आपने बेसिकली क्या किया कि उस आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उससे रेलिवेंट आपने चीजें ऐड की हैं। हम उसकी तरफ आएंगे, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है ना। अभी आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, इस बात को समझते हैं। जी, आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा और उससे रिलेवेंट फिर आपने जो है वो एक या दो सेंटेंसेस आपने ऐड किए। अच्छा जी, ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस और उसके बाद उसकी जो है वो सपोर्टिंग पॉइंट्स। अब चलते हैं आपके दूसरे पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं डिस्कशन पार्ट। जो आपका डिस्कशन पार्ट होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, यानी कि आपका पूरा पैराग्राफ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यही वो पार्ट होता है जिसके अंदर आपने टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करना होता है, अपने उस जो आपका आर्गुमेंट है, जो आपका मेन आइडिया है, उसको जस्टिफाई करना है, साबित करना होता है। अगर आप साबित नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, एविडेंस नहीं देते, सबूत नहीं पेश करते, तो वो फिर आपका जो है हवाई फायरिंग बन जाती है। ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और उसकी बेस पे आपका इससे पास नहीं होता। तो जब भी आपने कोई क्लेम करना है ना, यानी कि अगर आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में लो बजट अलोकेशन जो है वो सिस्टम के, एजुकेशन सिस्टम के खराब होने की वजह है, तो आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी डिस्कशन पार्ट में। ठीक है ना, अब वो साबित करने का क्या तरीका है, किस तरह से कर सकते हैं, वो हम देखते हैं अभी। अच्छा जी, जो आपका मिडिल पार्ट है उसका जो है वो नंबर ऑफ सेंटेंसेस 8 से 10 हो सकते हैं। यानी कि पहले आपने, सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसके बाद एक या दो सपोर्टिंग पॉइंट्स आपने ऐड किए, देन आप जो आपका डिस्कशन पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें 8 से 10 सेंटेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आप उससे कितना ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका डिस्कशन पार्ट होता है इसके अंदर आपके मेन आर्गूमेंट्स होते हैं। मेन आर्गूमेंट से मुराद ये होता है कि जो टॉपिक सेंटेंस है, की आइडिया, उससे रिलेवेंट जितने भी आपका एविडेंस है, सबूत है, रेफरेंसेस हैं, कोटेशंस हैं, आपके फैक्ट्स हैं, वो इसी हिस्से के अंदर आ रहे होते हैं आपके।
ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ मसाले, जैसे आप लोग हांडी बनाते हैं, सालन बनाते हैं तो उसके अंदर आप मसाले डालते हैं। इसी तरह आपका जो पैराग्राफ होता है वो बगैर मिसालों के जो है वो इनकम्प्लीट होता है। अब वो कौन-कौन से मसाले हैं वो डालने से आपका पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा, डिस्कशन पार्ट मुकम्मल होगी, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। जब भी कोई आर्गुमेंट होगा ना, जब भी टॉपिक सेंटेंस होगा तो उसको आपने पॉसिबल डायमेंशन से, पॉसिबल पर्सपेक्टिव से टच करना है। कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं? सोशल पर्सपेक्टिव से टच करना है आपने उसको, पॉलिटिकल से, इकोनॉमिक से, कल्चरल से, रिलीजियस से। इसके अलावा जितने आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 5 6 7 जो है ना, कुछ इसमें पर्सपेक्टिव है जिससे आपने उस आर्गुमेंट को, जो जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उसको टच करना है। सोशली भी देख सकते हैं, पॉलिटिकली देख सकते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड, जिस तरह चाहें आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको टच कर लेंगे, अच्छा इसमें एक चीज याद रखनी है, ये सारे लाजमी नहीं है कि आप सोशल से भी कर रहे हो, एक हर पैराग्राफ को पॉलिटिकल से भी, इकोनॉमिक से, किसी में आप सोशल से कर सकते हैं, किसी में इकोनॉमिक से, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3, किसी में 1 हो सकता है, वो डिपेंड करता है। बट कोशिश करनी है कि आपने इन इन एंगल से लाजमी तौर पर उसको टच करना है। अच्छा जी, जब आप उसे टच कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देने हैं फैक्ट्स। नंबर 1, आपने रेफरेंसेस देने हैं, फैक्ट्स देने हैं, रेफरेंसेस देने हैं, कोटेशन दे सकते हैं, डेटा है वो दे सकते हैं, बुक का हवाला लाजमी, बुक का नाम दे सकते हैं, कंपैरिजन है वो दे सकते हैं, कोटेशन दे सकते हैं, करंट ट्रेंड है वो आप दे सकते हैं, कोई केस स्टडी है वो आप दे सकते हैं। ये 8 से 10 चीजें हैं जो लाजमी तौर पर आपने याद रखनी है, ठीक है ना। और इन्हीं चीजों के ऊपर आपका जो है वो आपका जो सबूत होता है ना, आपका एविडेंस होता है, वो रेस्ट कर रहा होता है। अगर आप ये ऐड नहीं करते हैं, आपका एविडेंस नहीं आता ऐसे में, और अगर एविडेंस नहीं आता तो फिर आपका ऐसे जो है पास नहीं हो सकता। तो आपने याद रखना है कि जब आप टॉपिक सेंटेंस को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से टच कर लेते हैं, उसके बाद आपने जो चीज़ डालनी होती है वो क्या होती है, वो उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर डेटा होता है, उसके अंदर बुक्स के हवाले होते हैं, किसी केस स्टडी का हवाला है, कोई एग्जाम्पल है, कोई रेफरेंस वगैरह है, ठीक है, किसी इदारे की रिपोर्ट का हवाला है, कोई कंपेरिजन है, कोई एग्जाम्पल वगैरह है, और कोटेशन वगैरह, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, 3 4 5 हो सकती हैं, किसी में रेफरेंस हो सकता है, किसी में कोटेशन हो सकती है, किसी में एक डेटा हो जाएगा तो किसी में बुक का हवाला हो जाएगा, किसी में 2 चीज़ें तो किसी में 1, किसी में 3 तो किसी में कुछ हो जाएगा। ये आपने मिक्स करके अकॉर्डिंग टू योर पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ योर पैराग्राफ, वो आपने करते जाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये करना कैसे है, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। अब देख चलते हैं हमारे पास अपने टॉपिक सेंटेंस के ऊपर। आपका टॉपिक सेंटेंस क्या है कि लो बजट एलोकेशन इज अ मेजर रीजन फॉर द पुअर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इन एनी एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्ले अ ग्रेट रोल। ठीक है, विद एम्पल बजट लोकेशन एनी कंट्री कैन हैव अ टॉप नॉच एजुकेशन सिस्टम। अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, हमारा टॉपिक सेंटेंस पाकिस्तान के हवाले से। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान द गवर्नमेंट्स हैव failed to spend enough resources on education। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि फॉर इंस्टांस, या फॉर इंस्टांस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022, ठीक है, ओनली 4% ऑफ GDP was spent on education in the country। ये आपने क्या दिया, आपने एविडेंस दिया है, जो वो जो आपने, हम इसके सारे सवालों की तरफ आएंगे, थोड़ा सा वेट करें फातिमा। जो आपने टॉपिक सेंटेंस दिया था उससे रेलिवेंट, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने एविडेंस दे दिया। यानी कि जब आपने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो बजट है वो कम स्पेंड होता है, अब अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे विद एविडेंस, विद फैक्ट, तो ये खाली बात रहेगी। जब आपने एविडेंस दे दिया, आपने हवाला दे दिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया, फिर आपने इसमें फैक्ट डाल दिया, तो वो उसके ऊपर मुहर लग गई है। अब इसे कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता इस बात को। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने गलत बात कर दी है, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने जो है खाली किस्म की स्टेटमेंट दे दी है और उसे आपने सपोर्ट नहीं किया। अब आपने उसको सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो किसी बुक का हवाला भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मलिहा लोधी इन हर बुक
पाकिस्तान beyond the crisis state reports the same reason for Pakistan's poor education system. ठीक है जी, आपने एक बुक का हवाला दे दिया है, ठीक है ना जी, आपने क्या किया, बुक का हवाला दे दिया है। 1 मिनट में इसकी लेंथ चेक कर लो कितनी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, आपने टॉपिक सेंटेंस दिया, उसके बाद आपने जो है वो क्या किया, आपने उसे रेलेवेंट सपोर्टिंग पॉइंट्स दे दिए। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने जो है वो उस पर्सपेक्टिव थे, इसमें सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, उससे आप टच करना चाहें वो कर सकते हैं। देन आप उसमें फैक्ट्स वगैरह हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो प्रूव हो जाता है, ठीक है ना, उसमें जो है कोई कमी नहीं रहती उसके अंदर। अब इसके बाद भी अगर आप चाहें कोई कोटेशन आपके पास आ रहा है, कोई केस स्टडी आ रही है, ठीक है, मजीद उसके अंदर कुछ आ रहा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। दिस लो बजट allocation has not allowed Pakistan to improve its education system. As a result, the whole country suffers and continues to lag behind in all sectors. ठीक है जी, आपने जो है उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपने रिलेट किए, यानी कि जब आपने ये कहा है कि लो बजट अलोकेशन की वजह से एजुकेशन सिस्टम खराब है, आपने उसका एविडेंस दिया। अब आप उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, कैसे कि आप बताएं कि जब बजट स्पेंड नहीं हो रहा तो उससे जो है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सफ़र कर रहा है, जब एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी नहीं है तो पूरा मुल्क नुकसान में जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक जो है वो क्या है, बहुत से ममालिक से बहुत पीछे है। तो बेसिकली आपने वो जो सारी डिस्कशन है मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो डिस्कशन है वो मुकम्मल हो गई है, यानी कि इसको पढ़ने के बाद कोई ऐसी जो है ना प्यास नहीं है, यानी कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जो है वो आइडिया मुकम्मल नहीं हो रहा। ये बात पूरी हो रही है, इसके अंदर फैक्ट भी आ रहा है, एविडेंस भी आ रहा है, इसके अंदर बुक का हवाला भी आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर कोटेशन भी दे सकते हैं, कोई एग्जांपल है वो भी आप दे सकते हैं, कोई केस स्टडी आ रही है वो दे सकते हैं, किसी रिपोर्ट का हवाला है, कोई रेफरेंस वगैरह, किसी यूएनओ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसका हवाला देना चाहें आप दे सकते हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसका हवाला देना चाहें दे सकते हैं, कोई और बुक है वो आप देना चाहें दे सकते हैं। तो जिस तरह पॉसिबल हो आपने अपने पैराग्राफ को मेच्योर करना होता है, ठीक है, उसको आपने मुकम्मल बनाना, परफेक्ट बनाना होता है कि वो जो टॉपिक सेंटेंस है जिसमें आपने कोई क्लेम किया था, जिसमें आपने एक दावा किया था, वो आपने दावा साबित करना है। अब आपने वो दावा साबित कर दिया है, अब आप क्या करेंगे, आपके लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, कंक्लूडिंग पार्ट, ठीक है। जो आपके पैराग्राफ का लास्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग पार्ट। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 3 हिस्से होते हैं, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद डिस्कशन पार्ट होती है, और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। ये आपके ऐसे में जो लास्ट सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है। अब जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसके दो मकसद होते हैं, दो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, याद रखने हैं आपने, ठीक है ना। अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी ना, आपके ऐसे में कोहेरेंस नहीं बनेगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके ऐसे में कोहेरेंस बन जाती है। जो आपका हर पैराग्राफ होगा जब भी एंड होगा तो उसके एंड के ऊपर एक सेंटेंस आएगा जिसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब उसको स्टार्ट करने का क्या तरीका है, स्टार्ट करने के लिए आप 3-4 लफ्ज हैं वो यूज कर सकते हैं, हेंस, दस, इन शॉर्ट, देयरफॉर, टू सम अप। ये आपके पास 5 एक्सप्रेशन हैं, डिफरेंट किस्म के 5 वर्ड्स हैं, यही यूज करेंगे आप। पहले में हैंस यूज कर लिया पैराग्राफ में, दूसरे में 10 कर लिया, तीसरे में इन शॉर्ट, चौथे में देयरफॉर, फिर आपने टू सम अप। उसके बाद फिर आप इनको रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसी तरह हैंस, फिर 10 और ये, ठीक है ना। इनसे हमेशा आपका जो लास्ट सेंटेंस है हर पैराग्राफ का स्टार्ट हो रहा होगा, इनमें से एक लफ्ज आपने यूज करना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उस पर लिखना है कि इट इज एनालाइज्ड या इट इज सेड दैट। ये दो एक्सप्रेशन है, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको आइडियली देखें तो ये यूं बन जाएगा, हैंस इट इज एनालाइज दैट, ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद इसके अंदर दो चीजें आएंगी, ठीक है। दो चीजें कौन सी आएंगी, एक तो आपने इंडोर्स करना है, और आपने जो है वो अगला कीवर्ड देना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखें,
जब भी आप लास्ट सेंटेंस लिखेंगे ना, हैंस कामा लगाना है, उसके बाद या 10 लिखें, जो भी यूज करें, इट इज सेड या इट इज स्टेटेड दैट, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से क्या है? पहला हिस्सा जो होता है ना, उसके अंदर आपने टॉपिक सेंटेंस को रिपीट करना है। टॉपिक सेंटेंस को रिपीट करना है। कोई मुझे बता सकता है कि इस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस क्या है? शाबाश, जल्दी से बताएं। शाबाश शाबाश। इस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस क्या था? यार ये चैट क्यों नहीं शो हो रही? अच्छा, हाँ जी, लो बजट लोकेशन, बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है? टॉपिक सेंटेंस को रिपीट करना है। इट इज सेड दैट पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम could not develop due to low budget allocation। जी, आपने क्या कर दिया? आपने उस टॉपिक सेंटेंस को रिपीट कर दिया। आप अपना जो पहला सेंटेंस है उसको पढ़ें और इसको पढ़ें, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है बट मकसद आइडिया सेम है उसका। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले पार्ट के अंदर आपने टॉपिक सेंटेंस को इंडोर्स करना है, रिपीट करना है, सम अप करना है। आपका जब भी पैराग्राफ एंड हो रहा होगा ना, उसके एंड के ऊपर हमेशा इसी तरह आपने टॉपिक सेंटेंस को इंडोर्स करना होता है, सम अप करना होता है। अगर आप नहीं करते तो आपका पैराग्राफ खत्म नहीं होता, अगर आप खत्म करते हैं पैराग्राफ को तो गलत होता है वो। ठीक है। नंबर 2, उसके बाद आपने क्या करना है? दूसरी चीज जो इसके अंदर आएगी वो होगी अगले पैराग्राफ से आपने जोड़ना है इसको। ठीक है, आपने सिर्फ इंडोर्स नहीं करना, सम अप नहीं करना, बल्कि अगले पैराग्राफ से भी आपने कनेक्ट करना है इसको। अब वो कैसे कर सकते हैं? उसके डिफरेंट तरीके हैं। आप एंड लगा लें, अलोंग विद लगा लें, एज वेल एज लगा लें। ठीक है, या कोई और कनेक्शन आप बिल्ड करने के लिए भी आप कह सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं। अभी इतना समझ लें, आप एंड लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप एंड लगाएं और अगला जो की वर्ड है, आप वापस जाना है आउटलाइन के अंदर, आउटलाइन में वापस जाएं और देखें दूसरा पॉइंट क्या है। हम ये फर्ज कर रहे हैं कि लो बजट के बाद आपकी आउटलाइन में जो अगला पॉइंट है वो है लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, फुल स्टॉप। मैं ये सारे निकाल लेता हूँ, सिर्फ मैं वो रखता हूँ जो आपको समझ आएगा। ठीक है, एंड ये देखें, अब इसको पढ़ें आप इसको। ठीक है, hence it is analyzed that Pakistan's education system could not develop due to low budget allocation and lack of teacher training। इसको आप यहाँ से निकालें। ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आए, तो ये क्या बन जाएगा आपका? आपका जो है वो ये बन जाएगा आपका कंक्लूडिंग पार्ट, कंक्लूडिंग सेंटेंस बन जाएगा। अब जब भी कोई आपका पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस पढ़ेगा तो उसे ऑटोमेटिकली ये अंदाजा हो जाएगा कि जो लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग है इसके बारे में अगला पैराग्राफ है, ये अगला पैराग्राफ जो है वो इस चीज के बारे में है। तो बेसिकली आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अगले पैराग्राफ का आइडिया दे दिया, उसको एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया। तो जब आपका वो खत्म कर रहा होगा पैराग्राफ तो ऑटोमेटिकली उससे पता है कि अब अगले पैराग्राफ में ये चीज आने वाली है, तो ये दो पैराग्राफ आपस में कनेक्ट हो गए। इसी तरह जब दूसरा पैराग्राफ खत्म हो रहा होगा तो तीसरे पैराग्राफ का जो कीवर्ड है वो आप मेंशन करेंगे, फिर तीसरे के एंड पे चौथे का, चौथे के पांचवे का। तो बेसिकली इस तरह आप पूरे ऐसे को जो है वो उसके पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करके जोड़ रहे होते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग पार्ट, और ये चीज आपके ऐसे के अंदर कोहेरेंस लेकर आती है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात समझ आई है लास्ट वाली? जी शाबाश, बताएं। कोई एक बंदा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पैराग्राफ राइटिंग की समझ ना आई हो। वी आर यूजिंग द अदर वे फॉर दिस, लाइक अब्बास कैसे एक्सप्लेन करें? सर हम जो इसके बाद नेक्स्ट वाला पैराग्राफ आता है ना, तो उसमें हम कुछ वर्डिंग करते हैं, जैसे कपल्ड विद बजट एजुकेशन, नो, तो फिर दूसरा भी हम दे देते हैं। तो जो नेक्स्ट वाला है ना उसके प्रीवियस को हम ऐड कर देते हैं नहीं नहीं, कनेक्ट। आपने जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करें तो हमेशा नया टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करें। कि अगर आप अपने पुराने वाले को उसके अंदर लेकर आते हैं शुरू में, तो आप वो जो बेसिक रूल है उसको वायलेट कर रहे होते हैं पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, अच्छा। एंड के ऊपर आप उसको लेके आ सकते हैं उसको, जैसे जो मैंने बताया। उसके अलावा एक और चीज जो लाजमी तौर पर नोट करनी है। अक्सर बच्चे
70 to 80% बच्चे जब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इन एडिशन टू, मोर ओवर, फर्दर मोर, लाइकवाइज, सिमिलरली, ये लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। जैसे कनेक्ट। ये, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपने, ठीक है ना। ये आप पैराग्राफ्स के अंदर यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट नहीं कर सकते इससे आप, ठीक है ना। अगर आप यूं कर लें कि दूसरा पैराग्राफ यूं स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस दे दिया आपने, मोर ओवर लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग has impeded the growth of Pakistan's education system। तो आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे होते हैं। गलती कैसे है, आप मोर ओवर लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो पिछला पैराग्राफ है खत्म नहीं हुआ, उसके एक्सटेंशन कर रहे हैं आप लोग। जबकि हमने तो ये कहा है कि हमने एक आइडिया को एक पैराग्राफ में खत्म कर देना है और दूसरा पैराग्राफ दूसरे आइडिया के ऊपर होगा। तो आप उसे मोर ओवर से, लाइक वाइज, सिमिलरली से नहीं कर सकते। हमेशा आपने डायरेक्ट उसको स्टार्ट करना है अपने कीवर्ड्स के साथ या उसके साथ, ठीक है। द लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग या लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, जो भी कह सकते हैं आप इसको। ये बात क्लियर है, समझ आ गई ये बात की? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने लिखा है हेंस इट इज एनालाइज ना सर, इंक्लूडिंग सेंटेंस जब आपने स्टार्ट किया। सर जरा प्लीज वो सामने ला सकते हैं सर पैराग्राफ जो मैं शो करूं आपको? जी जी सर। सर ये हाँ आपने लिखा है hence it is analyzed that Pakistan's education system could not develop due to low budget allocation and lack of teacher training। सर we have analyzed in this paragraph के low budget allocation से develop नहीं हुआ, लेकिन हमने तो lack of teacher training analyze नहीं किया, वो तो हम next paragraph में करेंगे, लेकिन हाँ sentence बिल्कुल एक ठीक, ही चलता बिल्कुल है ठीक सर। है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें, इसके दो तरीके हैं कि आप इसको चाहे नया सेंटेंस बना दें, लेकिन नया सेंटेंस बनाने से बेहतर है आप उसके एंड के ऊपर उसको ऐड कर दें, ठीक है ना। आप यहाँ इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक और तरीका ये होता है कि hence it is analyzed that Pakistan's education system could not develop due to low budget allocation which also caused, इसको यूं करता हूं मैं, which has led to which has led to lack of teacher training। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट शुरू में ये तरीका बता रहा था तो ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। तो मैंने आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसको बात को समझ भी जाएं और आपको ये भी पता हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, उस चीज़ को मैंने आपको एंड एज वेल एज और अलॉन्ग विद बताया। स्टार्ट में आप यही यूज करें, एंड है एज वेल एज अलॉन्ग विद है। बाद में जाके जब आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिस हो चुकी होती है, मेच्योर होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली फील होता है तो उसमें जो कनेक्शन है वो नेचुरल बन जाता है, उसमें ये फिर इशू आता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये उसका वायलेशन नहीं हो रही हमने, यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि हमने ये प्रूव नहीं किया ये वाला पॉइंट, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली हमने कनेक्ट करने के लिए उसके अंदर उसको जो है वो लेकर आए हैं उसको, ठीक है ना। ये कनेक्टिविटी के लिए होता है इसका। अच्छा जी, कुछ सवाल है, व्हाट आर द अदर वेज टू शो कोहेरेंस इन पैराग्राफ्स? ये मैंने बता दिया आपको, यही वाला तरीका था फातिमा, जो कोहेरेंस हम लेकर आते हैं ना, कि आपके जो है वो इट हैज़ आल्सो कॉज्ड, इट हैज़ लेड टू, व्हिच एज अ रिजल्ट इज कॉजिंग, इस तरह करके आप उसको जो है वो कोहेरेंस बना रहे होते हैं। एंड अलोंग विद, एज वेल एज के अलावा आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। कोहेरेंस कोहेरेंस ये होती है इरफान के जो आपका एक पैराग्राफ है वो अगले पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। अब एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ा हो, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, जिस तरह तस्वीर में दाने आपस में जुड़े होते हैं ना, तो उसको अगर आप एक दाना निकालेंगे तस्वीर गिर जाती है आपकी। इसी तरह आपके तमाम पैराग्राफ जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्ट होकर आपका जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उसको प्रूव कर रहे होते हैं। इसको हम कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो हाँ जी बिल्कुल जैनब, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। रिपीट सर थोड़ा सा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कैसे होगा, ये मैंने बता दिया यासिर आपको कि लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग हैज इम्पीडेड द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। फिर उसी तरह आप उसको जो है वो सपोर्ट करने के लिए आर्गूमेंट्स देंगे, फिर उसके डिस्कशन में एविडेंस वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, बुक्स के हवाले, और फिर उसका जो है कंक्लूडिंग सेंटेंस आप लिखेंगे उसका। मेंटोर्स कनेक्टर्स यूज करते हैं हर, हाँ जी यार ये सर जो है ना क्या रहता है, जिस तरह साहब है उनके ऐसे के बुक में मैंने देखा था यही यूज किया होता ना, मोर ओवर है, लाइक वाइज, देयरफॉर, ये सारा, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये चीज़, इसको आपने यूज नहीं करना आपने इसको। अच्छा जी, और ऊपर मेरे ख्याल से सवाल एक बार फातिमा ने सवाल पूछा था कोई, हाँ क्या वो पूछ रही हैं कि हम कितने फैक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। ये अच्छा सवाल है बिल्कुल। देखें
आपने कोशिश करनी होती है कि प्रैक्टिस के दौरान, जब अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, इसमें आप कोशिश करें कि हर पैराग्राफ के अंदर एक ना एक फैक्ट लाजमी हो, उसमें कोई कोटेशन भी आ जाए, कोई बुक का हवाला भी आ जाए, कोई एग्जांपल भी आ जाए, 2-3 चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं और लिखते हैं और वो चीज़ आपके हाथ से गुजरती है, तो वो आपको याद रहती है। अगर आप पैराग्राफ में बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं लिख रहे, तो आपको याद ही नहीं रहेगी। अगर आपने हाथ से गुजार लिया, उसको लिख लिया, आपको उसमें से अगर 20-30%, 40% चीज़ें भी याद आ जाएँ, तो आपके पेपर के अंदर ऐसे बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं करते, तो फिर आपको बड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है हर पैराग्राफ में ढूँढ-ढूँढ के कहीं न कहीं से लाज़मी तौर पर आप फैक्ट वगैरह लिखें उसके अंदर, कोटेशन कोई ट्राई कर लें, कोई बुक का हवाला दें, कुछ ना कुछ लाज़मी आप उसके अंदर ऐड करें। प्रैक्टिस के दौरान आपने ये करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट लग जाए। ठीक है? तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो है सपोर्ट करने के लिए, एविडेंस देने के लिए करना है, ना कि उसकी आपने स्टफिंग करनी है। एक और चीज़ कि आपने ये जो फैक्ट्स वगैरह हैं, ये कहाँ से लेने हैं? जब मैं आपको ऐसे सेंड करता हूँ ना, मॉडल ऐसे भेजता हूँ, उसमें से यही चीज़ें लिखी होती हैं। तो उसमें से बुक का हवाला दिया गया होगा पैराग्राफ के अंदर, कोटेशन दी गई होगी या कोई फैक्ट होगा या कोई एग्ज़ाम्पल, वो उठा के अपने ऐसे में लिख दो आप। ठीक है ना? आपने उठाना है और अपने ऐसे में लिख देना है। अभी के लिए इतना करना है आपने। इस स्टेज पे आपने यही करना है। अगर आप इसको ढूँढने पे लग जाएँगे, कोई फैक्ट वगैरह अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, वो लिख दें। अगर आप नहीं पता तो उस एसे में से उठा के आप लिख दें। अभी के लिए आपने अपना एक तो एसे का जो पैराग्राफ है वो ठीक करने हैं और दूसरा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर रेफ़रेंस डालने कैसे होते हैं। तो आपने वो एसे में से चीज़ें हैं कॉपी करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, उसमें से उठा लें, हेल्प ले लें आप उसको। ठीक है? यार मैं पानी पी लूँ, मैं आता हूँ 1 मिनट, मेरा गला बड़ा खुश्क हो रहा है। आप लोगों के सवाल आप ड्रॉप करें, अभी मैं उसके जवाब देता हूँ। हाँ जी, ये हारस से पूछेगा, कुछ को कहते हैं कि हम कैसे सोचा। अच्छा हाँ, हारस बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको हमारी एक क्लास भी होती है इस चीज़ पे कि आपने वो 3 घंटे में पेपर को कैसे अप्रोच करना होता है। प्रॉपर पहले 5 मिनट में क्या करना है, फिर अगले 10 मिनट में क्या करना है, फिर अगले 20 मिनट में क्या करना है, आउटलाइन कितने टाइम में ख़त्म करनी है, कब बनानी है, कब नहीं बनानी, कब नीट करनी है, इंट्रोडक्शन पे कितना टाइम देना है, पैराग्राफ में कितना टाइम देना है। ये मैं आपको एक पूरा लेक्चर इस बात पे होता है कि वो 3 घंटे का टाइम आपने कैसे यूज़ करना है। बट अभी के लिए इतना याद रखें कि आप अपनी आउटलाइन रफ में बना सकते हैं, चाहे तो उसे नीट एंड पे करें या स्टार्ट में कर लें, कोई भी इशू नहीं, जैसे आपको आसानी लगे वैसे करते हैं आप। हाँ जी, उसकी तरफ आएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन कैसे होती है। ट्रांजिशन ये होती है कि जब आप आउटलाइन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं। सपोज करते हैं कि आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो रीजंस हैं खराब होने के वो डिस्कस किए 6-7 पॉइंट्स, उसके 6-7 पैराग्राफ लिख दिए आपने। अब आपने जाना है कि इसके ऊपर उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर, तो अब इफेक्ट्स का पहला पैराग्राफ लिखने से पहले एक छोटा सा ट्रांजिशन सेंटेंस देंगे आप उसका। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ अभी आपको ये
इसको पढ़ें, इस पूरी जो ये जो स्लाइड है इसको पूरी को रीड कर लें, जो इसको रीड कर ले वो डन कर दे एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, अब ये ट्रांजिशन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जब आपने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किए, ठीक है, आपने जो है वो रीजंस हैं 6-7 आपने लिख दी हैं, उसका आखिरी पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म होगा उसके बाद अगेन आपने उसी तरह लाइन छोड़नी है। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो आपने पैराग्राफ लिखा था ये वाला, ये आपका आखिरी पैराग्राफ था रीजंस में, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम। इसके बाद आपने जो है वो क्या देने हैं, इफ़ेक्ट्स देने हैं कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है तो उसके इफ़ेक्ट्स, तो आप उसी तरह स्पेस देंगे, ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ की तरह। अब आप एक ट्रांजिशन सेंटेंस ऐड करेंगे, उसको हम स्विचिंग भी कहते हैं, ट्रांजिशन भी कहते हैं, जिसमें आप ये बता रहे होते हैं कि पिछले पैराग्राफ्स में या पिछले सेक्शन के अंदर रीजंस को हमने डिस्कस किया और अब अगले पैराग्राफ के अंदर उसके जो इफेक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को या पढ़ने वाले को ये अंदाज़ा होता है कि इसने रीजंस लिख दिए, अब ये इफेक्ट्स है उसकी तरफ जा रहा है या सोल्यूशंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि इन द preceding या previous section reasons behind poor education system in Pakistan were discussed, full stop. Now in the subsequent मतलब अगले या following paragraphs its effects will be explained, full stop। फिर आपने उसी तरह लाइन छोड़ के स्पेस दे के उसके बाद जो आपका इफेक्ट्स वाला पैराग्राफ है वो आपने स्टार्ट कर देना है। तो ये बेसिकली 2 लाइंस का या 3 लाइंस का, 2-3 सेंटेंसेस का छोटा सा ट्रांजिशन पैराग्राफ जैसा सेंटेंस होता है जो आपने देना है। उसके बाद जब आप इफेक्ट्स मुकम्मल कर लेंगे और आपने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है और आपका जो आपने लास्ट इफेक्ट लिखा है उसके बाद अगला पैराग्राफ फिर आपने उसके अंदर देना है। उसमें आप क्या करेंगे, उसके अंदर तब्दीली ये होगी, इन द प्रीसीडिंग, स्क्रीन शो हो रही है सबको? मुझे ऐसा लगा कि स्क्रीन शो नहीं हो रही किसी को। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है? प्लीज बता दे कोई बंदा। ओके, शुक्र है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब आपने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है तो आपने लिखना है कि इन द प्रीसीडिंग या इन द प्रीवियस सेक्शंस इफेक्ट्स ऑफ पुअर education system of Pakistan were discussed. Now in the subsequent sections, paragraphs, solutions to improve it, paragraphs, solutions to improve it will be explained या elaborated, जो भी चाहे आप यूज कर लें, ठीक है। तो ये आपने ट्रांजिशन सेंटेंस इस तरह से देना होता है। ये 2 हो सकते हैं मैक्सिमम या 3 हो सकते हैं, 3 नहीं बल्कि 2 ही काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है ना। जब आपने आउटलाइन के एक मेजर सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना होता है तो वहाँ पे आप ट्रांजिशन सेंटेंस दे रहे होते हैं। चलें जी, ये है आपका पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। तमाम पैराग्राफ्स इसी स्टाइल पे और इसी स्ट्रक्चर के साथ ही आपने लिखने होते हैं। जो सॉल्यूशंस वाले हैं उसके अंदर आप शुड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टार्ट में शुड यूज करें, बाकी उसके अकॉर्डिंग जो टेंस वगैरह है आप जहाँ पे चेंज करना बनता है आप उसको चेंज करते जाएंगे। कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं आप लोग।